Hello everyone, welcome. Now we will study the subject radiation physics of DRT part फर्स्ट। तो जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने केवल और केवल ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसफार्मर एक बहुत लंबा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जिसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल, लॉसेज, रेटिंग, एफिशिएंसी, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, अगर रिवीजन के तौर पे अपन करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसे डिवाइस है जो कि एनर्जी को एक कॉइल से दूसरी कॉइल में कन्वर्ट करती है, या फिर इसका अगर हम मेन पर्पज़ की बात करें तो दैट मीन्स जो वोल्टेज और करंट है उनके अप डाउन के लिए ये काम में आती है। ठीक है, दैट मीन्स वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के काम में ये डिवाइस आती है। इसके प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। 2 कॉइल्स होती हैं इसमें, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ट्रांसफार्मर वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप वोल्टेज इंक्रीज़ करने के काम में आता है, स्टेप डाउन वोल्टेज डिक्रीज़ करने के काम में आता है। एफिशिएंसी, दक्षता, इनपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ट्रांसफार्मर की अगर रेटिंग की बात की जाए तो दैट मीन्स मैक्सिमम सेफ आउटपुट आप कितना ले पा रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कहलाती है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लॉसेज की, जो कि अपना मेन टॉपिक था लास्ट लेक्चर का। दैट मीन्स अपन बात कर रहे थे कि जो अपना ट्रांसफार्मर है उसमें 2 चीज़ होती है, एक इनपुट पावर होती है और एक आउटपुट पावर होती है। एक तरफ से आप सप्लाई इनपुट करते हो, दूसरी तरफ से आप उसमें से आउटपुट सप्लाई लेते हो। तो जैसा कि अगर अपन एफिशिएंसी की बात करें, कोई भी डिवाइस होती है दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेज होती है उनकी जो आउटपुट पावर जो आपको मिल रही है वो कभी भी इनपुट पावर के बराबर नहीं होती है, हमेशा इनपुट पावर से कम होती है। अब कम क्यों हुई? बिकॉज अंदर जो भी मशीन में मैकेनिज्म था, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में या फिर उस डिवाइस में जो भी मैकेनिज्म था, वहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस हो गया। लॉस होने के कारण जो इनपुट पावर थी वो आपको दैट मीन्स आउटपुट में नहीं मिल पाती है। तो यही बात हम ट्रांसफार्मर में डिस्कस कर रहे थे। दैट मीन्स कि ट्रांसफार्मर में भी जो आउटपुट पावर होती है वो हमेशा इनपुट पावर से कम होती है। और क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। बट हीट के फॉर्म में भी कौन कौन सी एनर्जी, दैट मीन्स किस किस प्रकार से एनर्जी का लॉसेज होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर लॉसेज के अंदर हमारे मेनली 4 प्रकार के लॉसेज थे। फर्स्ट, कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज दैट मीन्स जो कॉपर की वाउंडिंग होती है, कॉपर की जो वाइंडिंग होती है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम कॉपर का वायर जो वाउंड करते हैं, उसकी यहाँ पे बात की गई है कि उसका रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट दैट मीन्स एनर्जी का लॉस करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा वायर काम में लेते हैं हम जिसकी रेजिस्टिविटी कम से कम हो, कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी वजह से कॉपर का एक थिक वायर काम में लिया जाता है। कॉपर मेनली यहाँ पे यूज़ किया जाता है बिकॉज कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। कॉपर की कंडक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। दूसरा लॉस हमने बात किया था एडी करंट लॉसेज के बारे में। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कोर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सर्कुलर लूप्स, करंट के सर्कुलर लूप प्रोड्यूस होते हैं। किसके कारण? चेंज्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो ये क्या करते हैं कि एज ए हीट बाहर निकलती है। दैट मीन्स ये करंट क्या करेगा, करंट जहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा वहाँ पे हीट की तरह बाहर निकलेगा। दैट मीन्स वहाँ पे भी एनर्जी का लॉस होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ये कोर होता है इसको हम छोटी छोटी सीट्स के अंदर, पतली पतली सीट्स के अंदर मिल के बनाते हैं, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक लेमिनेटेड सीट लगा देते हैं ताकि जो भी सर्कुलेटेड लूप है वो पूरा सर्कल में ना बन पाए। दैट मीन्स करंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, बीच में से उसके सर्किट को डैमेज कर दिया था, तोड़ दिया था। तो इस वजह से हमने, जब एडी करंट बनेगा ही नहीं तो फिर हीट का यहाँ पे लॉस नहीं होगा। ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब इसके बाद में अपने 2 लॉसेज और बचे थे मेनली, एक हिस्टेरेसिस था और एक फ्लक्स लीकेज था, जिनके बारे में हमें आज पढ़ना था। तो हम आज उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्टेरेसिस लॉसेज। सबसे पहले हिस्टेरेसिस लॉसेज को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे हिस्टेरेसिस लूप के बारे में। एक हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। दैट मीन्स मैग्नेटिज्म में हमने डिस्कस किया था BH कर्व।
दैट मीन्स कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस में लेके जाते हैं तो किस प्रकार से एनर्जी वो गेन करता है, लॉस करता है, इन सब के बारे में वहाँ पे दैट मीन्स एक कर्व बनाया गया था बी और एच के बीच में। उस कर्व के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। उसी कर्व को हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। और हिस्टेरेसिस लूप के दैट मीन्स हिस्टेरेसिस लूप्स को देख के हम किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसकी नेचर कैसी है। तो ये सब चीज़ें थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें आपकी प्राइमरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल है, सॉफ्ट आयरन भी है, कॉपर वाइंडिंग भी है। दैट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक सब्सटेंस भी है। ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस भी होगी और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस भी होगी। तो जहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस होगी दैट मीन्स वहाँ पे हिस्टेरेसिस लूप या फिर बी एच कर्व को फॉलो किया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग अपनी वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी लॉस को ही हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द ट्रांसफार्मर कोर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। द कोर इज मैग्नेटाइज्ड ट्वाइस इन ईच साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी एक साइकिल के अंदर आपका जो ये कोर है ये 2 बार मैग्नेटाइज्ड होता है। दैट मीन्स मैग्नेटाइज्ड, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर दोबारा से मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। दैट मीन्स एक साइकिल में 2 बार ये प्रोसेस हुई। जो आपने अभी वो बी एच कर्व दैट मीन्स हिस्टेरेसिस लूप में जो कर्व बनाया था वो यहाँ पे 2 बार बनता है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साइकिल के अंदर। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एसी चेंजेस, जब अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, द मैग्नेटाइजेशन आल्सो गेट्स रिवर्स्ड। और मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाता है आपका, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, पहले वो जिस डायरेक्शन में था अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। ड्यूरिंग दिस रिवर्सल सम एनर्जी अपीयर्स एज हीट। और ये जो रिवर्सल की जो प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कुछ एनर्जी लॉस होती है और किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और यही अपन ने बी एच कर्व में भी पढ़ा था कि जब आप मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस को रिवर्स करते हो, नेगेटिव में लेके जाते हो, नेगेटिव मैक्सिमम तक लेके जाते हो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम से दोबारा पॉजिटिव, इस बीच पूरे में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर में जो इस प्रकार की जो एनर्जी का लॉस होता है इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। This can be reduced in practice by choosing a suitable magnetic material such as mu metal which have low hysteresis loads. That means कि हम इसको यहाँ पे कम कैसे कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए हमें क्या होगा कि हम एक सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल लें। दैट मीन्स जब ऐसा मटेरियल लें कि जहाँ पे क्या हो कि जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस हो तो वहाँ से कम हीट का लॉस हो। तो यहाँ पे हम म्यू मेटल नाम करके एक दैट मीन्स अलॉय होता है वो काम में लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हिस्टेरेसिस लॉस आपको कम से कम देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि हम म्यू मेटल काम में लेके क्या कर सकते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब म्यू मेटल किस, दैट मीन्स अलॉय होता है, मिश्रित धातु होता है, तो किस किस धातु का मिक्सचर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। म्यू मेटल इज अ फेरोमैग्नेटिक अलॉय। दैट मीन्स ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। सब्सटेंसेस के बारे में अपन ने पढ़ा था, 3 प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इन सब की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मैग्नेटाइजेशन दैट मीन्स मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ चुके हैं। तो म्यू मेटल जो होता है वो क्या है, एक प्रकार से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। म्यू मेटल इज अ फेरोमैग्नेटिक अलॉय कंटेनिंग 78% निकल, 17% आयरन एंड 5% कॉपर। इट हैज़ हाई परमिएबिलिटी। दैट मीन्स कि म्यू मेटल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है और ये 3 मेटल से मिलकर बनता है। 78% इसमें निकल होता है, 17% इसमें आयरन होता है और 5% इसमें क्या होता है, कॉपर होता है। दैट मीन्स ये आपकी बात हुई यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस की। ठीक है, दैट मीन्स कि किस तरीके से आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल वो यहाँ पे मैग्नेटाइज्ड होता है, डीमैग्नेटाइज्ड होता है और उसी प्रोसेस के कारण हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। वैसे देखा जाए तो अभी अपन जितने भी लॉस पढ़ेंगे वहाँ पे हर जगह क्या होगी कि जो एनर्जी लॉस होगी वो आपकी हीट की फॉर्म में ही होगी। ठीक है, बट हीट भी अलग अलग तरीके से बन रही है, कहीं एडी करंट से बन रही है, कहीं रेजिस्टेंस के कारण हो रही है, और यहाँ पे आपकी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दैट मीन्स बी एच कर्व के कारण ये सब हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम यहाँ पे म्यू मेटल काम में लेते हैं। म्यू मेटल एक अलॉय मिक्सचर है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि दैट मीन्स 78% निकल, 17% आयरन और 5% कॉपर से मिलकर बनता है।
अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट, दैट मीन्स नेक्स्ट एंड लास्ट लॉस, ट्रांसफार्मर लॉसेज में अपना एक चौथा लॉस है जहाँ पे अपन बात करेंगे फ्लक्स लीकेज की। जिस भी लॉस की हमने बात की वहाँ पे अपना जो नाम है, नाम से समझ में आ रहा था, कॉपर लॉसेज में कॉपर वायर की प्रॉब्लम थी, दैट मीन्स एडी करंट लॉसेज एडी करंट की वजह से हो रहा था, हिस्टेरेसिस लूप का प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फ्लक्स लीकेज की। तो दो वर्ड है, सबसे पहले दोनों वर्ड का मतलब समझते हैं। फ्लक्स दैट मीन्स कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, और लीकेज होने का मतलब क्या होता है, कहीं से भी किसी चीज़ का लॉस होना। लीकेज दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आप लोग बात करते हो कहीं पे भी, जब कोई भी चीज़ बीच में से, कहीं भी रास्ते में से जो चीज़ें लॉस होती है, वे में से लॉस होती है, फॉर एग्जांपल आपकी जो पाइपलाइन लीकेज होती है जिसको अपन बोलते हैं, उसी तरीके से अपना यहाँ पे ये वर्ड है लीकेज होना। अब यहाँ पे क्या होगा देखना, जैसा कि आप ट्रांसफार्मर की वर्किंग की बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर अपना वर्क करता है। दो कोयल वहाँ पे, एक आपकी है प्राइमरी कोयल, एक आपकी है सेकेंडरी कोयल। अपन ने बात की कि जब अपने प्राइमरी कोयल के अंदर, दैट मीन्स या फिर म्यूचुअल इंडक्शन की अगर बात की जाए, तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि जब आप प्राइमरी कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो सेकेंडरी कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उसके कारण सेकेंडरी कोयल में आपका इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि प्राइमरी कोयल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपने चेंज किया, ठीक है, क्या उतना मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कोयल तक पहुंच पाएगा, या फिर सेकेंडरी कोयल में उतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बीच में, रास्ते में, वे में, इस प्रोसेस के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स लीक होगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स का वहाँ पे लॉस होगा, नुकसान होगा। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स का नुकसान ही क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कहलाता है। दैट मीन्स इसी के फॉर्म में आपकी एनर्जी तो लॉस हुई ना। ऑब्वियस सी बात है कि प्राइमरी कोयल में आपने जितनी एनर्जी लगाई उतनी सेकेंडरी में लगी नहीं, पहुंची नहीं, वहाँ तक लिंक्ड नहीं हो पाई, तो वो चीज़ें आपकी फ्लक्स लीकेज में आती हैं। All the flux linked with the primary coil is not linked with the secondary coil due to leakage। इन्होंने साफ कहा है कि जो प्राइमरी कोयल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका है वो सेकेंडरी कोयल में कभी भी नहीं होता, बिकॉज ड्यू टू लीकेज बीच में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एनर्जी, और इसका रिजल्ट आपको परिणाम क्या मिलेगा कि ऑब्वियस सी बात है एनर्जी का लॉस हो रहा है वहाँ पे। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ए सेल टाइप कोर, और इसको हम मिनिमाइज, दैट मीन्स इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, सेल टाइप कोर को काम में लेके। हर जगह अपन ने जितने भी लॉसेस थे वहाँ पे कभी भी अपन ने ये बात नहीं की कि हम इस जो लॉस है इसको रिमूव कर सकते हैं। हर जगह अपन ने यही बात की है कि इसको हम कम कर सकते हैं, बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी जहाँ पे भी हो रहा है उसको अपन जीरो पे नहीं ला सकते, हम उसको कम कर सकते हैं। कंपैरिजन अगर अपन बात करें कि इस चीज़ को हम एलिमिनेट करें या फिर रिमूव करें, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फ्लक्स लीकेज की। दैट मीन्स कि प्राइमरी कोयल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है या फिर उससे जितना रिलेट करता है वो कभी भी सेकेंडरी कोयल से नहीं कर पाता है, बिकॉज वहाँ पे बीच में क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है, किसका, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस हो जाता है। और इसका रिजल्ट परिणाम आपको मिलता है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर, उसको अपन सेल टाइप कोर काम में ले सकते हैं। अब ये सिर्फ सेल टाइप कोर है, इसके आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने सेल टाइप कोर काम में लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो, एडी करंट को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये जो पूरी मेटल थी, पहले क्या थी, ये पूरी मेटल थी, फिर इनको इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी दैट मीन्स पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और उन थिन शीट्स के बीच में क्या लगा दिया इन्होंने, पेपर लगा दिया या फिर कोई भी इंसुलेशन मटेरियल लगा दिया, लेमिनेशन कर दिया, ताकि जो भी सर्कुलर लूप बने करंट का वो सर्कुलर, दैट मीन्स सर्कुलर बन ही ना पाए, ठीक है। वो जो सर्किट बनेगा वो सर्किट वहाँ पे क्या होगा, लेमिनेशन की वजह से या फिर इंसुलेशन की वजह से वहीं पे दैट मीन्स पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से एडी करंट भी नहीं निकलेगा आपके यहाँ पे, एडी करंट के रूप में भी लॉस नहीं निकलेगा। दूसरा जो आपका अभी यहाँ पे देखा कि अपन ने फ्लक्स लीकेज है वो भी यहाँ पे कम से कम होगा। दैट मीन्स इस प्रकार की आपके ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर होती है, दैट मीन्स कोर होती है, सेल टाइप कोर। तो जैसा कि अपना ट्रांसफार्मर टॉपिक था, अपन बात कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर टॉपिक बहुत लंबा और इम्पोर्टेंट। इसमें हमने स्टार्टिंग के ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, स्टेप अप, टाइप्स और के बारे में डिस्कस कर लिया, स्टेप अप स्टेप डाउन, इसकी एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया, इसकी रेटिंग के बारे में डिस्कस किया, देन हमने इसके लॉसेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम एक नया ट्रांसफार्मर, दैट मीन्स एक और डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी ट्रांसफार्मर से आपकी रिलेटेड है, जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। अब क्या होता है कि कोई भी मशीन है, यहाँ पे अपन ऑटो ट्रांसफार्मर के वर्ड से कुछ समझते हैं।
आपकी जो मशीन होती है, कोई भी मशीन होती है जहाँ पे ऑटो वर्ड लग जाता है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होती है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। दैट मीन्स जो चीज़ें मैनुअली नहीं या फिर उसमें वो क्या होता है कि अपनी जो उसकी कैटेगरी होती है उसका एडवांटेजियस क्वालिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है कि मशीन का नाम है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब जैसा कि आपने क्या देखा था कि ट्रांसफार्मर के दो टाइप थे, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। स्टेप अप हाई वोल्टेज के लिए काम में लिया था और स्टेप डाउन लो वोल्टेज के लिए काम में लिया था अपन ने, ठीक है। बट ऑटो ट्रांसफार्मर की क्या क्वालिटी होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर की क्वालिटी ये होगी कि एक ही ट्रांसफार्मर है, आपको दोनों चीज़ मिलेंगी। दैट मीन्स स्टेप अप भी मिलेगी और स्टेप डाउन भी मिलेगी। वहाँ पे क्या था कि ट्रांसफार्मर को आप प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पे डिवाइड करते हो। अगर आपने सेकेंडरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए दैट मीन्स वो स्टेप अप होगा आपका, और अगर आपने सेकेंडरी में कम कर दिए तो वो कैसा होगा, स्टेप डाउन होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक में तो नहीं हो सकती, अलग अलग ट्रांसफार्मर बनाने पड़ेंगे आपको। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा। बट अब हमने क्या किया कि एक ऐसी डिवाइस या फिर एक नई ऐसी डिवाइस का इन्वेंशन किया जहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक ही डिवाइस में होंगी, ठीक है। दैट मीन्स वो स्टेप अप की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो स्टेप डाउन की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट मीन्स ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। The auto transformer consists of a single winding wound on a laminated iron core and it is working on the principle of self induction। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ना कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर केवल एक ही वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। वाउंड ऑन अ लेमिनेटेड आयरन कोर, दैट मीन्स लेमिनेटेड इंसुलेटेड एडी करंट से बचने के लिए हमने क्या किया, उसको लेमिनेशन किया। लेमिनेटेड आयरन कोर के चारों तरफ ये वाइंडिंग होती है एंड इट इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सेल्फ इंडक्शन पे। और सेल्फ इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्शन में आपकी सिंगल कॉइल होती है, उसी कॉइल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो और उसी कॉइल में आपको क्या मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है और इंड्यूस्ड करंट मिलता है। तो दैट मीन्स ऑटो ट्रांसफार्मर में भी अब यही चीज़ होने वाली है। यहाँ पे दो कॉइल नहीं होंगी, केवल एक ही कॉइल मिलेगी आपको, सिंगल कॉइल। दैट मीन्स प्राइमरी भी वही होगी और सेकेंडरी भी वही होगी। An alternating current applied between the input points will induce a flow of magnetic flux around the core। जैसे आप अल्टरनेटिंग करंट दैट मीन्स उसमें इनपुट देते हो, ठीक है। इनपुट देने से क्या होगा, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड द कोर। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो भी वो आयरन कोर थी जिसके चारों तरफ ये वाउंडिंग है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो इंड्यूस्ड होगा, दैट मीन्स उत्पन्न होगा, ठीक है। वही बात कर रहे हैं अपन सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि सिंगल कोयल होती है, वहाँ पे उसी कोयल में आप करंट लगाते हो, दैट मीन्स इनपुट अप्लाई करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो और उसी के कारण उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। यहाँ पे भी क्या किया, जब आप उस कोयल में अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करोगे तो उसके कारण क्या होगा कि उसी कोयल के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो इंड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with all the turns forming the coil induce a voltage into each turn of winding। that means कि यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी टर्न्स है उस वाइंडिंग के अंदर, चाहे वो 100 टर्न हो या फिर 200 हो या फिर 400 हो, हर टर्न के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और हर टर्न में आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा और इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि आपने एक सेल टाइप कोर ले ली, ठीक है, उसके तरफ आपने वाइंडिंग कर रखी है, उसमें 200 टर्न्स है, ठीक है। 200 टर्न्स में से आपने क्या किया कि एक साइड से केवल और केवल 100 टर्न में क्या किया, इनपुट लगाया। दैट मीन्स इनपुट के आप दो वायर लोगे, ठीक है, एक आपने एंड कॉर्नर पे ले लिया और एक 100th टर्न पे लिया, मतलब आपने केवल 100 टर्न में इनपुट दिया, बट आपको आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, आउटपुट 200 टन में मिलेगा, दैट मीन्स हर टन में मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे दैट मीन्स आपका जो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरफ वर्क करता है। ये जैसे आप डायग्राम देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दैट मीन्स इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जैसे आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आएंगी। बट यहाँ पे अगर अपन मेन थ्योरी की बात करें तो थ्योरी यही है कि यहाँ पे सिंगल वाइंडिंग काम में ली जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही कोयल होती है, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये
वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इफ़ 230 वोल्ट आर अप्लाइड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी दैट मीन्स इनपुट जो पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच में आपने कितना वोल्ट लगाया है, 230 वोल्ट लगा दिया, विच इन्वॉल्व 115 टन ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। आपने बात की है कि आपने 115 टन में लगाया है, ठीक है। देन द वोल्ट पर टन विल बी, तो आपका जो पर एक जो टन हो उस पर कितना वोल्ट होगा, 2 इंटू 230 डिवाइडेड बाई 115, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, सॉल्यूशन होगा। अब अपन बताते हैं, बाई ए सुटेबल सिलेक्शन ऑफ टैप्स वन में सेलेक्ट द नंबर ऑफ टन्स टू सप्लाई द नेसेसरी वोल्टेज टू द अदर कंपोनेंट्स। बट अब क्या होगा जब आप आउटपुट लोगे वहाँ से, ठीक है, ये तो बात हुई इनपुट की। जब आप आउटपुट लोगे तो क्या करोगे कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, नंबर ऑफ टन्स सेलेक्ट करोगे। अगर आपने वहाँ पे नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए तो यही ट्रांसफार्मर आपका किस तरीके से वर्क करेगा, स्टेप अप की तरह वर्क करेगा। और अगर आपने नंबर ऑफ टन्स कम सेलेक्ट कर लिए तो ये स्टेप डाउन की तरह वर्क करेगा। ए सिलेक्शन ऑफ पिच पर टन, अगर आपने वहाँ पे कितना किया, 55 टन अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। आपने लगाया 230 था, मिल रहा है 110 है, दैट मीन्स अब वो स्टेप डाउन की तरह बिहेव करेगा। वाइल ए सिलेक्शन ऑफ 160 टन, अगर आप वहाँ पे 160 टन सेलेक्ट करते हो, प्रोवाइड 320 वोल्ट, आपको कितने वोल्ट मिलेंगे, 320 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे। दैट मीन्स लगाए आपने 230 थे, मिले आपको 320। अब किसकी तरह वर्क कर रहा है वो, स्टेप अप की तरह वर्क कर। थस एन ऑटो ट्रांसफार्मर कैन फंक्शन एज ए स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इसी वजह से जो आपका ट्रांसफार्मर दैट मीन्स जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप की तरह भी वर्क कर सकता है और स्टेप डाउन की तरह भी वर्क कर सकता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग में। अभी जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड होगी वो इसकी डायग्राम की होगी, जैसे ही अपन वो देखेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट डायग्राम भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपके इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर हो। दैट मीन्स आपको ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से समझ में आया है, या फिर जो आपका इसका प्रिंसिपल है सेल्फ इंडक्शन वो अगर अच्छे से आता है तो ही हम इसके डायग्राम को समझ पाएंगे, अदरवाइज़ वो भी अपने को समझ में नहीं आएगा। चलो इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। जैसा कि देख सकते हो आप डायग्राम में, डायग्राम में आपको एक तरफ जो ये यहाँ पे दिख रही है सिंगल वाइंडिंग कोर, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि फिक्स्ड इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज इन्होंने फिक्स कर दिया, इन्होंने लगाया 3 और 3 6 टन में ये वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। इनपुट आपका यहाँ पे क्या हो गया, एकदम से फिक्स हो गया। अब जो आउटपुट आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के आपके पास 2 पॉइंट है, 2 वायर होंगे, एक आपने फिक्स कर दिया एंड पे और दूसरे वाला आपका क्या है, वेरिएबल है। दैट मीन्स उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर वहाँ पे आप आउटपुट का जो अब लोगे, अगर वो आपने कम टर्न्स में ले लिया, इनपुट से कम टर्न में लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको वोल्टेज कम मिलेगा, और अगर आपने इनपुट से ज़्यादा में ले लिया तो वहाँ पे आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स कि ये जो सिंगल कोयल है यहाँ पे ये एज ए स्टेप अप और एज ए स्टेप डाउन दोनों की तरह वर्क करेगी। डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ टर्न्स सेलेक्ट करते हो आउटपुट वोल्टेज के लिए, ठीक है। इनपुट वोल्टेज आपका फिक्स रहेगा बट आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा। दैट मीन्स उसको आप चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जैसा आपको चाहिए। अगर आपको स्टेप अप चाहिए तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न से क्या ले लो, आउटपुट ले लो। अगर आपको स्टेप डाउन चाहिए तो आप कम नंबर ऑफ टर्न से क्या ले सकते हो, आउटपुट ले सकते हो। यही है आपका यहाँ पे
ऑटो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे केवल सिंगल कोयल काम में ली जाती है, सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे दैट मीन्स हम सिंगल कोयल से दैट मीन्स स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए आपको अलग अलग ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह वर्क कर सकता है, स्टेप डाउन की तरह वर्क कर सकता है। इसमें जो इनपुट वोल्टेज होता है वो आप फिक्स रखते हो, बट जो आउटपुट वोल्टेज है उसके लिए आपको क्या करना होता है, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज के लिए आपको जो वेरिएबल होता है दैट मीन्स नंबर ऑफ़ टर्न्स आप सेलेक्ट करोगे। अगर आपने नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं तो आपको स्टेप अप की तरह वर्क करेगा, और अगर आपने नंबर ऑफ़ टर्न्स कम सेलेक्ट किए हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे स्टेप डाउन की तरह ये बिहेव करेगा। तो ये था आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। इसकी एक स्लाइड और है, कुछ नोटिफिकेशंस कुछ इसकी वो और अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आपका जो ये टॉपिक है दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कंप्लीट होता है विद ट्रांसफार्मर, और आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी कंप्लीट होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ। In this type the primary and secondary are connected together and a part of winding plays a role। ये डुअल रोल दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही होती हैं, और दैट मीन्स कि एक ही वाइंडिंग आपकी डबल रोल यहाँ पे प्ले करती है। दैट मीन्स वो प्राइमरी कोयल होती है और वही सेकेंडरी कोयल होती है। दीज ट्रांसफार्मर आर वाइडली यूज्ड वेयर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज नॉट नेसेसरी। दैट मीन्स कि ये ट्रांसफार्मर ज़्यादातर वहाँ पे काम में लिए जाते हैं जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल के बीच में आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑक्यूपाइज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एक्सरे जनरेटर सर्किट। अपना जो एक्सरे जनरेटर सर्किट होता है उसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जनरेटर जो सर्किट जनरेटर वर्ड आया है इससे अपने अल्टरनेटर को मत कंपेयर करना। अल्टरनेटर अलग है, एक्सरे जनरेटर सर्किट अलग है। ठीक है, एक्सरे जनरेटर सर्किट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, बट इसको अल्टरनेटर या फिर एसी जनरेटर से कंपेयर मत करना। एसी जनरेटर अलग होता है आपका, एक्सरे जनरेटर सर्किट अलग होता है। एक्सरे जनरेटर सर्किट क्या होता है कि एक्सरे की जो आपकी ट्यूब है दैट मीन्स आपका जो एक्सरे का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे कौन कौन सी मशीन होती है, किस किस तरीके अपन ने कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। रेक्टिफायर होता है वहाँ पे, आपकी एक्सरे ट्यूब होती है, ट्रांसफार्मर भी होता है, जनरेटर भी होता है, दैट मीन्स अल्टरनेटर भी होता है। तो ये किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, पहले कौन सा कनेक्टेड होगा या फिर कौन सा किससे कनेक्टेड होगा, ये जो पूरा सर्किट है ये सर्किट क्या कहलाता है आपका, एक्सरे जनरेटर सर्किट कहलाता है। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक्सरे जनरेटर सर्किट में ऑटो ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसकी एक अहमियत होती है, क्यों होती है, बिकॉज अपनी जो एक्सरे जनरेटर था वहाँ पे क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज टू एडजस्ट द वोल्टेज को एडजस्ट करने में काम में लेते हैं। बिकॉज जो अपनी एक्सरे ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब में अपने को दो प्रकार का वोल्टेज चाहिए होता है, एक लो और एक हाई। पूरी ट्यूब सप्लाई के लिए अपने को हाई वोल्टेज चाहिएगा और जो अपनी फिलामेंट सप्लाई है उसके लिए अपने को लो वोल्टेज चाहिएगा। तो दैट मीन्स अपन वहाँ पे क्या करेंगे, दो ट्रांसफार्मर काम में ना लेके केवल एक ही लेंगे। अगर अपने पास ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं हो तो अपने को दो काम में लेने पड़ेंगे, होल ट्यूब सप्लाई के लिए स्टेप अप और बाकी फिलामेंट के लिए स्टेप डाउन। बट अगर अपने पास ऑटो है तो अपन एक ट्रांसफार्मर से दोनों काम कर सकते हैं। अप्लाई टू द प्राइमरी ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर विद हाई एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना यहाँ पे दैट मीन्स कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और इसको हम अपन काम में ले सकते हैं। बिकॉज अपने को यहाँ पे दो डिवाइस काम में नहीं लेनी पड़ेगी, दो की जगह अपन एक काम में ले लेंगे। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।